ओके जी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। तो NBHM MSc नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स MSc मैथ्स एग्जाम के बारे में अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में, सिलेबस की मैं ज़्यादातर बात करूँगा, डिटेल्ड सिलेबस की मैं इनफैक्ट बात करूँगा। देखो, सिलेबस तो मैंने पहले बताया हूँ और भी जगह आपको इधर उधर मिल जाएंगे, बट क्या है कि जो एग्ज़ाम है ना, इसका एज सच सिलेबस नहीं है वेबसाइट पर, तो आपको ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स को एनालाइज करना पड़ता है। पिछले 8 साल के एग्ज़ाम्स को, 10 साल के एग्ज़ाम्स को आपको एनालाइज करना पड़ता है। मैंने वही करके मैंने ये सिलेबस बनाया है। तो इसमें मैं पूरा का पूरा सिलेबस की बात करूँगा, एक एक टॉपिक के एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता रहनी चाहिए। इस एग्ज़ाम को फाइनल ईयर में दिया जाता है ग्रेजुएशन के, इनफैक्ट MSc फर्स्ट ईयर वाले भी देते हैं ताकि उन्हें 1 साल की 72,000 की स्कॉलरशिप मिले। MSc के 2 साल में अगर आप इसे क्वालिफाई कर देते हो और इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो इस एग्ज़ाम में आपको 2 साल की 1.5 लाख के करीब ये स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको बेसिक हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि NBHM MSc मैथ्स ना कुछ अच्छे बच्चों के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम है, हर किसी के लिए है नहीं ये। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी के लिए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये ना समझें कि अगर आप स्लो हैं मैथ्स में या थोड़े से वीक हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं, जिनका ग्राफ ना ई लॉग का वो जो ई है ना, एक्सपोनेंशियल, उसकी तरह ग्रो करता है। पहले स्लो चलता है और फिर आगे ऊपर कर जाता है कन्वर्ज, ठीक है, सक्सेस की तरफ। तो बेसिकली ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें मैंने तो बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स का भी देखा और टॉपर्स को भी रह जाते हुए देखा है। ठीक है, तो एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपको बूस्ट कर सकता है आपकी मास्टर्स में। आपको ये चाहिए होता है सबको ठीक है, सबकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो यार, पर मंथ 4-6 हज़ार रुपये तो आए अकाउंट में, 6 हज़ार रुपये। ठीक है, पर मंथ का आता है तो साल का 72, 2 साल का 144 के करीब बैठता है। ठीक है, देखो, मैं आपको फिलहाल तो सिलेबस के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ पूरी, जितनी भी यहाँ पर पूरे सिलेबस होंगे। वैसे जो हमारा कोर्स है, आप ऐप में जाकर अगर कोर्स को एक्सेस करना चाहें आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, और अगर आप लेंगे तो डिस्काउंट कूपन, अगर आप अप्लाई करेंगे तो NBHM 10 डिस्काउंट कूपन अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट हो जाएगा 10% ऑफ। ठीक है, अब देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें, इसमें ये सब आप पढ़ ही लोगे। ठीक है ना, मतलब ये नेम वगैरह है, ये वक्त के हालात ऐसे हो जाते हैं कि फाउंडर डायरेक्टर बन जाना पड़ता है कई बार ठीक है, ये भाई सबको करनी पड़ती है आजकल, आप लोग भी करोगे। मार्केट कह रही है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो MSc BEd NVS KV गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, या एटलीस्ट ये सब लाइन, इस लाइन में तो जाना ही पड़ेगा। ये जो है, ये मेरा स्ट्रगल है ठीक है, स्ट्रगल को टीचिंग एक्सपीरियंस में डाल दो या किसी में डाल दो। हालांकि मैं इसे मानता नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी डिबेटिव लगता है मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन वो नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल से भी पढ़ा रहे हैं लेकिन अद्भुत पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ हाँ है, चल रहा है। तो ठीक है, ऑथर ऑफ बुक्स, देखो मैंने भी ज़्यादा बुक्स नहीं लिखी हैं लेकिन मैं बुक्स लिख रहा हूँ। इंटीग्रल इक्वेशन या लीनियर अलजेब्रा की हमारी बुक पे काम चल रहा है। तो अब तो मैं आगे जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद अपनी ही लिखी हुई बुक से पढ़ाऊंगा तो एक और मजबूरी हो गई आपको, आप मेरे को 2 जगह झेलोगे। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, आप वो दोबारा पढ़ लोगे कभी भी। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट बात है, हम डिटेल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे। हमारे पास इस सिलेबस में जो पेपर होता है ना, हमारे पास पूरा जो पेपर होता है, आपका जो NBHM का एग्ज़ाम होता है ना, वो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, 30 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें 3 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइड होके आता है, 10 10 10 का। ये जो तीनों सेक्शंस हैं वो ये हैं, 10 नंबर, 10 नंबर और 10 नंबर का। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर सेक्शन सी में ज्योमेट्री लिखना पसंद करते हैं, ज्योमेट्री लिख लो, या मैं मानता हूँ कि ज्योमेट्री से एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं तो इसलिए हम उसे मिसलेनियस बोलेंगे। ठीक है, कि मिसलेनियस टॉपिक्स या मिसलेनियस सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी है। अलजेब्रा, एनालिसिस, मिसलेनियस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर OD से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं होता है आपका। OD इंपॉर्टेंट एग्जाम है, IIT जैम हो, ठीक है, DU हो, BHU हो, जामिया हो, JRF हो और गेट हो, सब में आता है। ठीक है, सब में OD पूछा जाता है।
लेकिन कमाल की बात है ना कि एनबीएचएम कितने रोमांटिक लोग हैं। मैं इनफैक्ट मैं खुद ये चाहता हूँ कि ओडी होना चाहिए। मतलब एक कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जैसे पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है आपके, आईआईटी में नहीं आता है, और भी एग्जाम्स मिल जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए, सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे खुद। लेकिन एनबीएचएम वालों का कुछ अलग यहाँ पर सोचने में अब तक चल रहा है। वो लोग ओडी, पीडी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी ऐसे अप्लाइड सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते। उनके सिर्फ दो ही गोल्स होते हैं। पहला गोल, आपने प्योर मैथमेटिक्स में कितनी कमांड बना रखी है। मैंने ये बात इसीलिए पहले बोली थी कि कुछ अच्छे बच्चों के लिए हो जाते हैं ये एग्जाम्स, कि आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं वो वाली बात हो जाती है। आपका प्योर मैथ्स में इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है। अलजेब्रा, एनालिसिस, ये वही दिखाता है। इधर जो भी टॉपिक्स है ना, एक्चुअली में वो सिर्फ आपसे ये पता करना चाह रहे हैं मिसलेनियस के टाइम पे कि आपकी ऑल ओवर सब्जेक्ट्स पर कमांड कितनी अच्छी है, ठीक है। वो आपको इधर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेटोरिक्स भी पूछेगा, वो आपसे नंबर थ्योरी के भी क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी पूछेगा कि भाई 2 डायमेंशनल में अगर एक लाइन जा रही है तो उसकी डायरेक्शन का हम पता कैसे करें, और अगर वही लाइन 3 डायमेंशनल जा रही है तो उसकी डायरेक्शन का कैसे पता करें। तो मतलब सारी की सारी ना एक बेसिक चीज़ वो यहाँ से उठा कर ले आता है। इसमें गोल उनका यही होता है कि आपने अब तक जितना पढ़ा है उसमें से प्योर जो थिंकिंग वाला पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, वो बता दो। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम होता है ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसका पर्पस जो होता है, इसका सोलो पर्पस होता है कॉन्सेप्ट पर हिट करना। इसके अलावा कुछ इसमें ऐसा नहीं होता कि एक क्वेश्चन 15 मिनट में हो रहा है चलो उसको करो, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है। अब देखो जो सेक्शन ए आता है ना, एल्जेब्रा हमारा 2 सब्जेक्ट्स में बढ़ जाता है। एक मॉडर्न एल्जेब्रा में, एक मॉडर्न एल्जेब्रा, ठीक है, एक मॉडर्न एल्जेब्रा और एक लीनियर एल्जेब्रा। मॉडर्न का एन गायब है, ठीक है। देखो एक मॉडर्न एल्जेब्रा और एक लीनियर एल्जेब्रा, दोनों सब्जेक्ट से आप लोग फेमिलियर होंगे। अगर ना भी हो तो मैं यहां पर बता दूं, मॉडर्न एल्जेब्रा में हम कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं यूजुअली। मैं जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं ना, मैं मॉडर्न एल्जेब्रा में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं तक पढ़ा जाता है एक्चुअली में। तो इसके बाद तक थका लेते हैं बच्चे, हार जाते हैं बेचारे। लेकिन क्या करें भाई, सब्जेक्ट तो है ही। फील्ड थ्योरी, ठीक है। मैं जो मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ाता हूं, मैं एक्चुअली में नंबर थ्योरी भी पढ़ाता हूं, लेकिन नंबर थ्योरी क्या है कि वो उस सेक्शन में देते हैं जो हमने बोला था ना मिसलेनियस में। ये वाला जो है नंबर थ्योरी, ये मिसलेनियस में डाल देते हैं वो लोग। तो अभी यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा के इस केस की ना ही बात करी जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। मतलब मॉडर्न अलजेब्रा में ये 3 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चलो देखो मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा की अब हम बात करते हैं। सिलेबस में ये मॉडर्न अलजेब्रा का सिलेबस है, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर अब आप ध्यान से देखो ना कि सर आपने तो 2 ही टॉपिक लिखे हैं फील्ड थ्योरी में से, हाँ वो बेसिक ही पूछ रहा है। वो पिछले 10 साल में 3 क्वेश्चन आए, तो मेरा तो ये काम हो गया कि मैं आपको सिलेबस में लिखना तो पड़ेगा ना मुझे भाई। मेरी मजबूरी है कि भाई मैं सिलेबस में लिखूं। लेकिन हाँ उसने क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, एक क्वेश्चन इधर से पूछ लिया, एक क्वेश्चन इधर से पूछ लिया, पिछले 10 साल में 2 या 3 क्वेश्चन। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे के लिए क्या है ये, और ये जो भी है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आप बीएससी में पढ़ते भी हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कुछ लोगों ने शायद रिंग थ्योरी ना पढ़ाओ। सर अब हम क्या करें, रिंग थ्योरी नहीं पढ़ा, हम कैसे लें वो 1.5 लाख रुपए ठीक है। आपने ना भी पढ़ा हो, ऑब्वियस सी बात है हम सारा पढ़ाएंगे ही, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि देखो रिंग थ्योरी में वो ज्यादा चीजें नहीं पूछ रहा है। उसने आगे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो रिंग थ्योरी में वो नहीं पूछ रहा है। वो खुद समझते हैं एनबीएचएम वाले इस बात को कि बीएससी में हर यूनिवर्सिटी में सब पूरा सिलेबस तो होने वाला है नहीं, लेकिन हाँ जितनी चीज बेसिक है वो तो करो। ये तो बता दो कि रिंग्स का मतलब क्या है, रिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, रिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, 2 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर प्लस डॉट जो चल रहा है मार्केट में, उसका क्या मतलब है। तो वो सब इसके अंदर आ जाता है, सब रिंग्स और आइडियल्स, बस इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। फील्ड जितना बेसिक होता है एक्चुअली में हम लीनियर अलजेब्रा जब स्टार्ट करते हैं तभी करवा देते हैं, जितना बेसिक इसमें आता है, ठीक है। अब देखो
ये आपको पता ही है, ये मैं बताना क्या ही है इसमें, ग्रुप सब ग्रुप्स की इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स इसमें निकलते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं आप समझ ही सकते हो, डाइहेड्रल ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप, ये सब जो जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। नॉर्मल ग्रुप और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजुगेसी क्लास IIT जैम का सिलेबस नहीं है, IIT जैम के टॉपिक्स नहीं आते हैं उसमें। होमोमॉर्फिज्म, काउंटिंग्स, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं इसमें, मतलब इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब देखो एल्जेब्रा हम जो कर रहे हैं ना, ये मॉडर्न एल्जेब्रा जो है, ये मॉडर्न एल्जेब्रा है, ये लीनियर एल्जेब्रा, और ये एल्जेब्रा हमारा आ रहा है 10 नंबर का, ठीक है, हमारा 10 नंबर का आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट है बात कि 5-5 में से दोनों आएगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है वो, 4-6 कर देता है। समझ रहे हो, मैंने जब बोला कि जैसे ये वाला है, ये मान लो 4 का आया और ये 6 का आया, तो जब इसकी बात हुई ना तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, 4 नंबर का था ना पूरा का पूरा मॉडर्न अलजेब्रा। सोचो 3 क्वेश्चन इधर से आए, 1 क्वेश्चन इधर से और 1 इधर से नहीं आया, तो ऐसे हो गया कई बार। लेकिन जो 60% अगर हम बात करें अलजेब्रा से, अलजेब्रा के 10 नंबर से, इस पर सट्टा खेला जाता है ये। और कोई भी एग्जाम हो, IIT जैम हो 15+ जाता है, JRF हो 50+ जाता है, गेट हो तो इसमें 6-7-5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसमें से 5-7 क्वेश्चन, मतलब कोई भी एग्जाम हो, लीनियर अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं 2022 का जो भी हमारा कोर्स होगा, मैं लीनियर अलजेब्रा आपको लाइव पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका लाइव होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये क्लियर है हमारा, ठीक है, जो भी है ये। अब हम लीनियर अलजेब्रा में अगर हम बात करें, हमारा लीनियर अलजेब्रा में आप देखोगे तो IIT जैम से ज़्यादा सिलेबस होता है, IIT जैम से ज़्यादा होता है। मैंने टॉपिक ही लिखे हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, लेकिन है इसमें सब, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, सब कुछ है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल, रैंक, सब प्रोजेक्शन वगैरह सब आ जाता है इसमें, जो भी है। मैट्रिक्स थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, आपने यूजुअली 12th तक कुछ बेसिक्स पढ़े होते हैं, कुछ BSc तक पढ़े होते हैं, लेकिन हमें उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑब्वियसली लेके जाना होता है, वरना हम रुक नहीं सकते यहाँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वगैरह सब कुछ, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स आप फेमिलियर होते हैं BSc में। सबसे ज़्यादा आपको लीनियर अलजेब्रा में ये और ये ही आ रहा होता है, ठीक है। इन दोनों से भी इतना कुछ नहीं आता आप लोगों को जानता हूँ मैं आपको। इनर प्रोडक्ट स्पेस, देखो ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये हमारे IIT जैम में नहीं आते हैं, ये जो दोनों टॉपिक है, लेकिन ये JRF में आते हैं। लेकिन इस एग्जाम में JRF जितना लेवल नहीं होता इन दोनों टॉपिक्स का, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस और क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसमें बाइलिनियर फॉर्म जैसे वगैरह टॉपिक्स नहीं आते हैं लीनियर अलजेब्रा से, तो वो आपको नहीं पढ़ने होते हैं उसमें, ठीक है। खैर जो भी है, मैं ये तो आपको लाइव पढ़ाता हूँ, तो अगले बैच में जब भी मतलब जो भी आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे 2022 या जो भी है, तो मैं लाइव ही ले रहा हूँ वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। अब देखो एनालिसिस, जैसे अलजेब्रा में था मॉडर्न अलजेब्रा, रियल अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ठीक वैसे एनालिसिस में है रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये कि ये जो रियल एनालिसिस है ये 7 नंबर का है, और ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है 2 से 3 नंबर का है, मतलब ये 7 से 8 नंबर का है रियल एनालिसिस। ये बात इंपॉर्टेंट है। वैसे ही वहाँ लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ग्रुप थ्योरी से आगे 2 क्वेश्चन, उधर से आगे 5 क्वेश्चन, मान लो लीनियर से 7 क्वेश्चन हो गए, तो अब रिंग थ्योरी का 1 क्वेश्चन उठ गया और 1-2 क्वेश्चन फिर उसने लीनियर से दे दिए, 6-4, 6-3 ऐसे होता है उसमें लीनियर इंपॉर्टेंट हो गया, तो यहाँ पर रियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो गया। रियल एनालिसिस के टॉपिक्स भी इंटरेस्टिंग है, ये सब हमारे पास रियल एनालिसिस के टॉपिक्स हैं जो छोटे से उसमें मैंने लिख दिए हैं। ये पूरा ये ना एक सब्जेक्ट होता है, ये पूरा आपके एक सेमेस्टर का। अगर आपने ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हमारे टाइम पे तो 2012 में जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो उस टाइम पर तो एक सेमेस्टर में हमें ये कैलकुलस ही करवाया था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो एक सेमेस्टर में ना मुझे एक कैलकुलस ऑफ 1 वेरिएबल करवाया था, अगले सेमेस्टर में कैलकुलस ऑफ 2 वेरिएबल्स। यहाँ आ गए थे हम, सेवरल वेरिएबल्स बोल देते हैं, लेकिन पढ़ते 2 वेरिएबल्स ही हैं, सिलेबस में 2 ही होता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट 2, ये सब्जेक्ट 1, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं सीधे, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ आर, ये आप पढ़कर आते हैं और ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं जानता हूं आप लोगों को, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर जो है, ये इससे आप फेमिलियर होते हैं सब, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस आपको नहीं पता होता है, जैसे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये इसमें आ जाता है, कन्वर्जेंसी वगैरह, तो ये भी हम पढ़ते हैं इसमें अच्छे से, ठीक है। अब देखो एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें है ना, इसमें ये जो कुछ भी है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो ये
सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, दूसरा ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, पावर सीरीज और कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल। ये यहां तक बस ये 4 टॉपिक, ये वाला सब्जेक्ट भी नहीं। मतलब क्या है, देखो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियस हो एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा हूँ, अगर आप सीरियस हैं ना तो देखो बड़े ध्यान से, ये और ये और ये पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, इससे आ जाते हैं आपके 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन। कई बार देखने को मिले हैं पूरी रीएनालिसिस में इससे, समझ रहे हो? इसलिए मैं ये भी लाइव करवाता हूं आपको। जहां से ज्यादा आ रहा है ना, मैंने अब इस बैच में लाइव लेने हैं वो सारे टॉपिक्स कि आप लाइव पढ़ो, रिकॉर्डेड उनको मत पढ़ो, ठीक है? अब देखो ये जैसे है जो फंक्शंस है एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल, मैंने लिख दिया एल्जेब्राइक ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स या फंक्शंस वगैरह, इसमें इससे टॉपिक उठा हुआ है और इधर से कुछ नहीं आया, बेसिक्स ही है वो सबका, 1 1 ऑन 2 वगैरह। पॉइंट सेट और टोपोलॉजी का पिछले 10 साल में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो मैं फिर से वही बोलूंगा कि इसको तो ठीक है आप टच में रखोगे। टच में क्यों रखोगे, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं। जब कभी ज्यादा पढ़ लोगे आप लोग मैथ्स, अभी तो आप बीएससी फाइनल ईयर में हो गया जो भी है, तो आप जाओगे बड़े बड़े एग्जाम्स में, क्योंकि आपको बड़ा बड़ा पैसा कमाना है, गोल यही चल रहा है ना दिमाग में। और हंसने खुशने रहने वाले, हेल्दी रहने वाले गोल्स नहीं बना रहे हम लोग पैसे वाले गोल्स बना रहे होंगे, गाड़ियों वाले, घर वाले। तो बेसिकली ना ये वो सब्जेक्ट है जो आपको उन गोल्स तक ले जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप हायर मैथ्स का सोच नहीं सकते अगर आपको पॉइंट सेट और टोपोलॉजी नहीं आएगी, ठीक है? आईआईटी जेम वालों ने टॉपिक हटवा दिया है, मुझे नहीं पता है क्यों। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे गेट की तैयारी करते हो, फंक्शन एनालिसिस, वहां सोच नहीं सकते आप फंक्शन एनालिसिस को, टोपोलॉजी को बिना पॉइंट सेट और टोपोलॉजी के। मतलब टोपोलॉजी एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है ना आगे आपका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो ये है, ठीक है? लेकिन आपका ध्यान ऐसा ना हो कि इनमें लगा रह जाए। अभी अगर मैं एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं अभी बात कर रहा हूं एग्जाम की, तो ऐसा ना हो हम इनमें अभी लगे रह जाएं। लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली इनसे अच्छे रहने चाहिए, जिससे कि आगे आपको दुख, कष्ट, कलेश, वेदना, पीड़ा ना दें, ठीक है? इधर देखो अब, ठीक वैसे हम सेवरल वेरिएबल भी करेंगे, लेकिन इसके भी कई कई साल में कई कई कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं फंक्शन और सेवरल वेरिएबल से। लेकिन हम इतना पढ़ेंगे कि हमें आगे दुख ना दे, ठीक है? रियल एनालिसिस मेरे हिसाब से आसान है। जो सेक्शन बी बोल लो, सेक्शन ए अगर अलजेब्रा को कह रहा हूँ, सेक्शन बी आप एनालिसिस को बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से ये एक अच्छा पोर्शन होता है जो हम 8-7 क्वेश्चन, मान लो 7 भी बोलता हूं अगर मैं इसमें से, तो हमारे ये सिर्फ हमें ये टॉपिक्स पकड़ने होते हैं, सिर्फ ये टॉपिक्स। तो इन 4-5 टॉपिक्स से हम अगर 5 क्वेश्चन ला रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आसान भी होता है, मेरा फेवरेट भी है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इस दुनिया का सबसे आसान टॉपिक्स, आसान सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? जितना आईआईटी जैम वगैरह से कोई लेना देना होता नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाती है कोचिंग। इसलिए इस एनबीएचएम को वो लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं कई बार जिन्होंने आईआईटी जैम की सिर्फ कोचिंग ली होती है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें एक्स्ट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें एक्स्ट्रा। अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी करके, कोचिंग करके आईआईटी जैम मान लो क्वालिफाई वगैरह भी कर देते हो सब कुछ, तब भी आप 15-17 नंबर की तैयारी करके जा रहे हो एग्जाम में 30 में से, और जबकि एग्जाम आ रहा है 30 का और 20 प्लस वाले क्लियर होंगे, तो 15-17 का अगर आप करके ही जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके 20 तो नहीं आने, ठीक है? एक रफ आइडिया है ये। दूसरी चीज, ये बेसिक्स हमको करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें डी मोइवर्स थ्योरम से कई बार उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एनालिटिसिटी, सीआर इक्वेशन हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन उसने कभी दे दिया सिंगुलैरिटी से, एक क्वेश्चन रेजिड्यू से, मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मुझे करवाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन हमने 10-10 साल में एक बार देखे हैं, उन पर हम थोड़ा सा अपना हाथ ढीला रख सकते हैं 8 महीने 7 महीने में, ठीक है? तो करेंगे। तो खैर हम ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, लिमिट कॉन्टिन्यूटी। ऐसे ही ना इसमें रियल एनालिसिस में ये जो कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल है, यहां भी जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कई बार 2-2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गए, इसी सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन आ गए, तो सोचो 5 क्वेश्चन तो बहुत छोटी सी बात हो गई ना, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो रहा हो आपको। अब देखो 2 सब्जेक्ट्स हो गए हमारे, एल्जेब्रा और एनालिसिस, 10-10 नंबर के हो गए। क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आपके रफ आइडिया आपके दिमाग में, आपके जहन में जा रहा होगा। अब अगर मैं एक और सब्जेक्ट की बात करूं, मिसलिनियस, मैंने पहले बोला कुछ लोग इसे ज्योमेट्री बोल देते हैं। ज्योमेट्री में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि यहां पर ज्योमेट्री खुद में ही एक अलग से सब्जेक्ट है, तो ये लोग तो ज्योमेट्री के बाहर आने चाहिए ना। जैसे ये 3 सब्जेक्ट्स तो ये हैं, चौथा सब्जेक्ट ये है, 5वां सब्जेक्ट ये है। मिसलेनियस में 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखे हैं भाई मैंने, 5 सब्जेक्ट। तुम समझ रहे हो इसका इंपॉर्टेंस? इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस सब्जेक्ट,
ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें उसने सब कुछ पूछ लिया, लेकिन उसने पूछा भी आसान। ये उसने 12th की चीज पूछ ली, ज्यादा से ज्यादा आप गामा इंटीग्रल बीटा इंटीग्रल भी पढ़ लोगे इसमें, ठीक है। इसने वो वाला इंटीग्रल नहीं पूछा कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह, आईटी जैम का कुछ नहीं पूछा इसने, ऐसा कुछ उससे उसे बात ही नहीं करनी है ऐसी चीज से। उसने सिंपल सी चीज पूछी, और इसमें से भी ऐसा नहीं है कि वो हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन आया उसका मन करा दे दिया, नहीं करा नहीं दिया। इधर से कॉम्बिनेटोरिक से परम्यूटेशन उसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें से उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसका मन किया तो, वरना नहीं तो नहीं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें से लेने से? 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिधर से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे ना, मैं आपको वो अलग से करवाऊंगा कि जिससे कि हमारा जो ज्यादा मार्क्स कवर कर रहे हैं टॉपिक्स, उन पर हम ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी मैं आपको सोच रहा हूं कि हमारे सेशन में लाइव ही होगा हमारे कोर्स में, ठीक है, एनबीएचएम के कोर्स में। अब देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप फेमिलियर होते हैं, ये रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, कोफिशिएंट्स, इक्वेशन, ये सब आप फेमिलियर होते हैं, डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन, लेकिन फिर भी करवाना हमारा मोटो होता है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको ये चीज और बतानी भूल गया, ये आपको आईआईटी गांधीनगर के एक सर हैं वो करवाएंगे, ठीक है। आई होप इससे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ही आपको 90% सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है, तो उससे एज सच कोई इशू आना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये आपको शालिनी मैम करवाएंगी, हमारी बड़ी अच्छी मैम है, ठीक है। ये भी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और नंबर थ्योरी भी शालिनी मैम ही करवाएंगी। अब देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आपने फेमिलियर होते हो, मैं यही बता रहा था कि ग्रेजुएशन में आप लोग फेमिलियर होते हो, तो एज सच इशू लेने की इसकी जरूरत नहीं होती है। आपको जिसकी पंगा होता है ना, वो ये होता है, और मेरे ख्याल से इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं या आ जाते हैं। कई बार वो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट या यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ये जो हैं डिवाइजर्स ऑफ एन, टाउ ऑफ एन, ये तो आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ ही लेते हो, उनसे फेमिलियर हो जाते हो, ठीक है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम और विल्सन फर्मा ऑयलर थ्योरम, ये भी आप कई बार मॉडर्न अलजेब्रा, मैंने बोला ना, नंबर थ्योरी जो मॉडर्न अलजेब्रा का हिस्सा हो जाता है। हाँ, ये चीजें आपके लिए नई होंगी, ये क्या होता है, तो वो सब हम करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा हम इस सिलेबस को पूरा का पूरा कवर करेंगे। ये आपका यहाँ पर ऑफिशियली जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, हम क्या करते हैं, सेक्शन ए, बी और सी, मैं एक रफ आइडिया दूं तो तीनों के तीनों 10-10 नंबर के होते हैं, ठीक है। हमें ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन लाने होते हैं, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है, आप इधर से 9 करते हो, उधर से 9 करते हो, और उधर से 3-4 ही करते हो, या फिर आप इधर से, नहीं सर मेरा एनालिसिस थोड़ा सा इशू है, कोई बात नहीं, फिर आप उधर से ज्यादा जाओ, फिर आप अप्लाइड को ज्यादा उठाओ, भाई उधर 7 से आप फिर 8 और 9 पर जाओ, इधर से 2-3 कम कर दो। बिल्कुल वीक भी होगा ना कोई भी आपका सेक्शन, तब भी आपको छोड़ना अलाउड नहीं है, हम तो नहीं छोड़ने देंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप ही छोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, तो छोड़ना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, कोई भी, चाहे आपका कोई एक सब्जेक्ट भी वीक हो। आप बोलते हो सर मेरा ना मान लो रिंग थ्योरी, सर मेरे को कभी रिंग थ्योरी नहीं समझ आई, मेरे पास बहुत ज्यादा कंप्लेन तो इस सब्जेक्ट की आती है, मेरे को तो सर ज्यादा ज्यादा मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ लूंगा, रिंग थ्योरी नहीं समझ में आई, फील्ड भी नहीं आएगी। फील्ड तो हम लीनियर अलजेब्रा के साथ करवाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब कर ली, पहली चीज। दूसरी चीज, रिंग थ्योरी नहीं भी आती, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 10 नंबर का थोड़ी आ रहा है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिलना है, ठीक है। अब इस एक क्वेश्चन में, मैंने बोला ना सेक्शन ए का मान लो ये अलजेब्रा का है, तो अगर आप बोलते हो रिंग थ्योरी नहीं आती है इधर से, तो आपने एक क्वेश्चन की तो बात करी, लेकिन हमें कितने लाने थे? 7, तो बेसिकली हमारे पास 3 क्वेश्चन की तो छूट थी, तो आपने एक सब्जेक्ट नहीं भी किया अगर ऐसा, तो कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये हम जब प्रिपरेशन करते हैं तब धीरे धीरे हम देखते हैं कि मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, सर ये मेरे बस का नहीं है, आईआईटी जेईई आसान था सर ठीक है, तो ये ऑब्वियसली हम लोग डिसाइड करते हैं कोर्स के साथ, या बाद में या पहले, लेकिन अभी एक रफ आइडिया के लिए हाँ 7 क्वेश्चंस के करीब ऑन एन एवरेज हम लेकर चलते हैं। हमें 10 क्वेश्चन हम करेंगे भी नहीं, हमें करने भी नहीं है, कुछ ना कुछ ऑप्शनल, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये होता है कॉन्सेप्ट। और भाई सीधी बात है, जहां पर 1.5 लाख रुपए की बात होगी वहां पर भीड़ तो आनी ही है। आप नहीं आएंगे, आप मत लीजिए 1.5 लाख रुपए, आपका सहपाठी, आपका दोस्त
कोई ना कोई ले लेगा, ठीक है, कोई ना कोई ले जाएगा। ऑब्वियसली वो बच्चे कोई ऊपर आसमान से थोड़ी ना आते हैं जो जिनको स्कॉलरशिप मिलती है हर यूनिवर्सिटीज़ में। और ये ऐसा नहीं है आप आई टी जैम अपने आई टी में चले गए, अगर आप एनबीएचएम में क्वालिफाई तो आपको आई टी में मिलेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलेगा, लोकल यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, ठीक है। मेरे ही हमारे साथ के एक और डाउट फैकल्टी अगर मैं आपको बताऊँ, हेमंत सर, ठीक है, ये अभी पीएचडी कर रहे हैं तिरछी से, इनका एनबीएचएम क्वालिफाइड था मास्टर्स में, एनबीएचएम एमएससी इनको मिला था 1,44,000। तो इनका सारा हम एक्सपीरियंस वगैरह लेकर चलेंगे, इनकी हम क्लासेस वगैरह कंडक्ट करवाएंगे लाइव या डाउट वगैरह में जो भी होगा, हम नेक्स्ट सेशन में इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग कोई इशू ना रह गया हो, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो, आपको मैं हर बार बोलता हूं ये बात, जो भी आपको डाउट हो आप उनके लिए नंबर या तो लिख लें या फिर आप व्हाट्सएप कर दें लिख के ठीक है। अब देखो ये ठीक है जी, फिर मेरे ख्याल से काफ़ी है, सफिशिएंट है, इतना जानना है हमें सिलेबस के लिए। आई होप आप लोग प्रिपेयर करो उसके लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।